नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके और आप उनका फ़ायदा उठा सके। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th पुस्तक है क्षितिज। हिंदी की पुस्तक है, मुख्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड का अध्याय संख्या 12। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला, यानी कोयल। रह रहकर कोयल क्या गाती है, क्यों गाती है, इस तरीके के प्रश्नात्मक शैली में इस कविता को लिखा गया है। और इस कविता को लिखने वाले या कविता के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। माखनलाल यानी विलक्षण प्रतिभा के धनी माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में माना जाता है। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही ये शिक्षक बन गए थे, यानी अपने पढ़ाई के साथ साथ ही अध्यापन कार्य छोड़कर बाद में उन्होंने एक पत्रिका जिसका नाम था प्रभा का संपादन शुरू किया था। देशभक्त और प्रखर पत्रकार माने जाते थे। इन्होंने कर्मवीर और प्रताप आदि पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। सन 1968 में इनका देहांत हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गुंजे धरा। इन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है से इनको सम्मानित किया गया था। इनकी रचनाएं मुख्य रूप से किससे, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। इनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना भी देखने को मिलेगी, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। इस उपनाम से भी उन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी है। वो एक कवि कार्यकर्ता थे। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भी वो कई बार जेल गए थे। इन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति के ऊपर भी बहुत सी कविताएं लिखी है। इनकी कविताओं में शिल्प की तुलना में इन्होंने यानी व्याकरण के बजाय इन्होंने भाव को अधिक महत्व दिया है। परंपरागत यानी कविता रचने के लिए आपको छंदों का, अलंकार, गुण, रस, इन सभी का आपको ध्यान रखना होगा, यानी इसका पालन करना होगा। इसको इस परंपरा से हटकर यानी छंदबद्धता एवं तत्सम शब्दावली के स्थान पर इन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा के साथ साथ उर्दू और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है ताकि आसानी से कवि कहना क्या चाहता है उसका भाव पाठक तक पहुंच सके। जो प्रस्तुत कविता दी गई है, जो आपके पाठ दिया हुआ है, वो है ब्रितानी उपनिवेशवाद। यानी जब ब्रिटेन वासियों ने जब हमारे ऊपर बहुत अधिक शोषण किया था तो उस शोषण तंत्र का बारीकी से विश्लेषण किया हुआ है इस कविता में। किसमें, कैदी और कोकिला। ये बहुत लोकप्रिय कविता रही है। इसमें कवि की हथकड़ियों पर कौन नाखुश हो जाती है, कैसे हो जाती है, वो सारा इसमें बताया गया है। ये भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था और जो यातनाएं, शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी गई थी, उसका मार्मिक ये एक तरीके से क्या है, साक्ष्य यानी गवाह प्रस्तुत करती है। ठीक है। कवि जेल में कैसा है, कवि को राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनको जेल में डाल दिया गया था, तो उसी समय उन्होंने कविता लिखी थी। तो जेल में एकाकी और वो उदास है और कोयल से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रिटानी शासन के प्रति आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि इस समय उसे मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का मन है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक जेल के रूप में देखने लगी है, इसलिए वो आधी रात्रि में जब कोयल को बोलते हुए देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि संपूर्ण देश यानी पूरे देश को ऐसा, जब वो हमारा देश उनके अधीन था, अंग्रेजी शासकों के अधीन था, तो यानी तब कोयल ने उसको अपने देश को, कवि को ऐसा लगता है कि कोयल भी अपने पूरे देश को जेल में के रूप में देख लिया है, इसलिए ये आधी रात में ही चीखने लगी हैं। इससे पहले कवि माखनलाल जी के जो इनका जो
भाषा है, शैली है, कैसी है, किस तरीके की है, वो हम जान लेते हैं। इनकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की जो प्रमुख भाषा है वो इनकी प्रमुख भाषा शुद्ध परिमार्जित खड़ी बोली भाषा है। यानी जब आपके काव्य सौंदर्य से संबंधित या शिल्प सौंदर्य आपके पूछा जाता है तो आप उसमें लिख सकते हो खड़ी बोली भाषा। ठीक है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों का इन्होंने पालन तो नहीं किया, लेकिन फिर भी इनके कविताओं में वो अनायास ही आए हैं। ठीक है। इसके अलावा सामान्य बोलचाल, अरबी, फारसी एवं सामान्य बोलचाल के भाषा के शब्दों का प्रयोग। आपको ये पहले जान लेना चाहिए कि कविता जो दी गई है उसका एक तो भाव क्या है या उसका कला पक्ष कैसा है, तो उसको हमें जान लेना चाहिए। इसमें छंद की कोई बाध्यता नहीं है तो मुक्तक काव्य बोला जाएगा। इसको मुक्तक काव्य की श्रेणी में इसको रखा जाएगा। जब छंद नहीं होता ना तब ऐसा लिखा जाता है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इसके बजाय किस में ज्यादा ध्यान दिया है? भाव पे। ठीक है। तो इनका भाव पक्ष कैसा लिखा जाएगा? सरल। भाव पक्ष कैसा लिखा जाएगा? सरल माना जाता है। ठीक है। अब आइए देखते जो कविता दी गई है, इसमें कवि जब कोयल को आधी रात्रि को गाते हुए देखता है, यानी उसकी जो कोयल जो गीत गाती है उसमें कवि को ऐसा लगता है कि ये हमारी देश की जो पराधीनता के ऊपर जो त्रस्त है, जो शोषित है, देश की जनता को जब ये देखती है तो शायद ये हमारे ऊपर ही है, इसको तरस आ गया है और ये रात्रि को गा रही है। इसका मतलब ये बहुत ही ज्यादा कैसी है? चीख रही है, हमारे ऊपर करुण पुकार कर रही है, या पराधीनता पे ये क्या कर रही है? गान के माध्यम से उनको क्या कर रही है? क्रांति का आह्वान कर रही है। तो जब इस तरीके से जब उसको गाते हुए देखता है तो कवि उससे पूछता है, क्या पूछता है कि क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो? यानी तुम जेल के ऊपर उड़ उड़ कर बार बार तुम क्या गा रही हो, क्या कहना चाहती हो, क्यों रह रह जाती हो, बार बार तुम रुक क्यों जाती हो? कुछ तो बोलो कोकिल, बोलो तो क्या लाती हो? हे कोकिल जरा तुम बोलो, ऐसी कौन सी गहरी बात है जो तुम हमसे कहना चाहती हो, या किसका संदेशा है? कोकिल बोलो तो, यानी तुम किसका संदेशा लेकर आई हो? तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा बनकर आई हो, या ये प्रेरणा संदेश तुम किसका लेकर आई हो? जरा उसके मुझे साफ साफ बताओ। तो यहाँ कोयल से वो पूछना चाहता है कि तुम किस वजह से इतना दुखी हो? क्या तुम हमारे ऊपर जो शोषण हो रहा है, जो हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है यानी भारतीयों के ऊपर, क्या तुम इससे दुखी हो? क्या जो अंग्रेजी शासकों के द्वारा किए गए शोषण के प्रति दुखी हो? तो आप बताइए, मुझे बताइए जरा कि तुम क्या कहना चाहती हो। ठीक है। तो तुम बार बार मंडरा कर दीवारों पर आ तो रही हो, फिर भी तुम कहना क्या चाहती हो, जरा बोलो। तुम क्यों ऐसे ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, यानी तुम क्या कर रही हो? इस तरीके से तुम ऊपर रह रही हो, काली दीवारों के घेरे में तुम रह रहकर आ रही हो। रास्ते में डाकू चोर बटमारों के डेरे भी है जो जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ना तो वो ढंग से जीने देते हैं, और जीना चाहते तो उसके लिए पेट भर खाना भी नहीं देते, ना ही वो मरने भी देते नहीं, तड़प रहे जाना। यानी किस तरह के लोग, यानी ब्रिटिश शासकों के जो ऐसे कारागार यानी जेल है, वो उस जेल की कैसी है? दीवारें बहुत ऊंची ऊंची है, ऐसे ऊंची ऊंची, और यहाँ ऐसे इस तरीके से कैदियों को रखा जाता है, और उसमें कोई खिड़की का प्रकाश, खिड़की भी नहीं है या कोई रोशनदान भी नहीं है जहाँ से थोड़ा सा भी प्रकाश छन के आ सके। तो हम तो कैसे हैं? इन अंधेरी दीवारों के बीच के, ऊंची काली दीवारों के घेरों के बीच के क्या है? कैदी है, जहाँ केवल और केवल किसका वास है? यहाँ पे अंधेरी डाकू अंधेरे में घूमने वाले, रहने वाले डाकुओं का, चोरों का, और बुरी आदतों वाले बटमारों का, यानी बुरी आदतों वाले जो रास्ते में लोगों को बटमारों को, यानी राहगीरों को जो लूट लेते हैं उनको बटमार कहते हैं। ठीक है।
लुटेरे बोलते हैं जिनको, जीने को देते नहीं, जो ये क्या नहीं करते हैं, हमें तो इन सब के बीच में भी रहने को मजबूर होना पड़ रहा है, रहना पड़ रहा है। और यहाँ पे कवि अपनी जो क्या कर रहा है, पीड़ा को व्यक्त कर रहा है कि किस तरीके से उसे, तो यहाँ कवि अपनी वो जेल में जो जिस तरीके से वो पीड़ा को भोग रहा है, तो उस पीड़ा को यहाँ व्यक्त कर रहा है कि हमें किस तरीके से ये शासक है हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं, जीने को देते नहीं, हम जी सके इसके लिए पेट पर भोजन भी नहीं देते हैं, मरने भी देते नहीं, जेल कर्मचारी ना तो जीने देते ढंग से, ना ही उन्हें मरने देते हैं, तड़प रह जाना, और हम तो सिर्फ तड़प कर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। हमारे ऊपर क्या करते हैं, जो सरकारी जो सेनापति हैं, जो सिपाही है, वो हमेशा हमारे ऊपर कड़ी नजर रखते हैं, हम तो किसी से बात भी नहीं कर सकते हैं। चारों ओर मानो किसका राज्य है, इस गहरी काली माँ का राज है। किसका शासन है? अब हम जब भारतीयों का शासन नहीं है, अंग्रेजों का शासन है, तो किसका है, यानी या तम का गहरा प्रभाव, तम यानी अंधेरों का, ठीक है, अंधेरा ही है, ठीक है। चारों ओर मानो कि ये काली माँ लिए हुए हैं, ठीक है, कहीं से प्रकाश भी, एक हल्की सी भी रोशनी भी नजर नहीं आती है। जो पहले की जो जेलें हुआ करती थी ना, ये जो जेलें किस प्रकार हुआ करती थी उसका ये वर्णन किया है। जो उनकी दैनिक दिनचर्या होती थी वो भी नहीं करने देते, जो सुबह के जो होते हैं ना, वो उनको उतना भी करने का नहीं दिया जाता था। तो हिम कर निराश कर चला रात, हिमकर निराश कर चला रात भी काली। और कैसी है कि यहाँ हिमकर निराश, हिमकर यानी चंद्रमा, ठीक है, यहाँ तो चंद्रमा भी निराश करके चला जाता है, और हमें तो रात भी काली लगती है। क्यों? क्योंकि वो पूरा चारों तरफ से बंद है, और अगर चंद्रमा आता भी है तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो आया है, क्योंकि वो भी हमें निराश करके चला जाता है, क्योंकि हमें नजर नहीं आता है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली है, आली यानी है सखी, यहाँ कोयल को ही सखी कहा है कि तुम इतनी रात्रि इस काली माँ मई यानी अंधेरी रात्रि में तुम क्यों जगी हुई हो। आशा और प्रेरणा के तो सारे जो भी कहीं से बिंदु थे सारे नष्ट हो चुके हैं, तो तुम भला है सखी, तुम इस इतनी गहरी रात में तुम क्यों जगी हुई हो, तुम किसके लिए जगी हुई हो। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न बनते हैं ना, तो कवि क्या पूछता है कोयल से, कि कवि कोयल के गाने का कारण पूछता है, ठीक है, यानी तुम क्यों गा रही हो, या अपना कवि किसके बहाने अपना दुख व्यक्त कर रहा है, तो कवि कोयल के बहाने अपना दुख व्यक्त कर रहा है, ठीक है। और कवि परेशान क्यों हो जाता है, कवि का या कवि क्यों दुखी हो जाता है, यानी कोयल के इस तरह दर्द भरे गीत को सुनकर कवि परेशान हो जाता है। और इसमें पूरे में क्या बताया गया है, जेल में कैदियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यानी जेल में जो कठोर कारावास होते हैं ना, जिसमें कठोर दंड दिया जाता है, और इस विशेष रूप से अत्याचारी जब शासक होते हैं तब उनके द्वारा किस तरीके से उनको परेशान किया जाता था। तो यहाँ जेल में कौन सी परेशानी कवि को हुई थी वो यहाँ कवि ने प्रस्तुत की है, तो वो आपको शब्दबद्ध कीजिए ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तो कभी भी इसमें रहना भी नहीं चाहता, यहाँ है ना, जीने को नहीं देते, मरने भी नहीं देते, तो यहाँ कवि मरना क्यों चाहता है, क्यों? क्योंकि इस तरीके से राजनीतिक कैदी होने के कारण, यानी कवि ने भी राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था, इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया था। तो वहाँ पे किस तरीके से, अब सीधी सी बात है कि जब आज़ादी के विरुद्ध, यानी आज़ादी के विरुद्ध या उनके विरुद्ध यानी शासकों को विरुद्ध जब आवाज उठाएंगे, तो वो तो उनके साथ बहुत ज्यादा घना, बहुत कठिन दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ में खाना भी नहीं देते हैं या कठोर पहरा भी रखते हैं। तो इस तरीके से इतने कष्टों में कवि यहाँ जीना नहीं चाहता है,
ठीक है, आ गया ना समझ में। और देखो यहाँ प्रश्नात्मक रह प्रश्न किया गया ना, जैसे यहाँ कोयल से भी प्रश्न किया गया है, यहाँ भी प्रश्न किया गया है। तो यहाँ पे जब प्रश्न इस तरीके से आता ना तो ऐसे लिखा जाता है प्रश्नात्मक शैली या प्रश्नात्मक अलंकार भी होता है। ठीक है, जहाँ प्रश्न चिन्ह होना चाहिए पीछे, ठीक है, या प्रश्न किया गया हो तो, ठीक है। बाकी अनुप्रास अलंकार तो आपके यूं ही आ जाता है। अनुप्रास अलंकार कब आ जाता है और क्यों आता है और कब आता है? जब एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आ जाती है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे यहां देखो ये का है, ये क, ठीक है, और जहां कहीं पीछे भी होता है तो भी उसमें भी इसी तरीके का होता है, जैसे ये रे रे में ये इस तरीके से, ठीक है, के ये ऐसे भी अनुप्रास अलंकार होता है। फिर आगे कवि क्या पूछता है, क्यों हुक पड़ी, यानी तुम हुक पर, यानी तुम्हारे अंदर इतनी क्या पीड़ा है जो तुम ऐसे हुक बोल पड़ी। ठीक है, एक हुक का मतलब पीड़ा, कसक पीड़ा एक होता है बोली। ठीक है, तो यानी तुम्हारे इस तरीके से गले से इतनी ये पीड़ा भरी बोली कैसे निकल पड़ी, वेदना बोझ वाली सी, और तुम्हारे अंदर भी बहुत अधिक वेदना यानी पीड़ा या कष्ट भरा पड़ा है। ऐसा कौन सा बोझ है, या तुमने ऐसा क्या देख लिया, कोकिल बोलो तो जरा, क्या लूटा, यानी तुमने किसको लूटते हुए देख लिया, किसका क्या लूट गया, तुमने ऐसा क्या देखा, जरा बताओ तो। ठीक है, तो कभी इस तरीके से उससे प्रश्न पूछता है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, तुम तो कोमल और मीठा स्वर, तुम्हारा ऐसा, तुम तो कोमल और मीठे स्वर वाली वैभव वाली थी, तुम भला इतनी आवाज में तुम्हारे इतना दुख क्यों है, जरा तुम बोलो। मृदुल वैभव यानी कोयल का नाम आते ही, यानी उसकी क्या आती है, कोयल के नाम से जैसे दिमाग में जहन में नाम आता है तो उसकी मधुर वाणी पहले याद आती है। तो तुम तो मधुर वाणी की क्या हो, मधुर वाणी बोलने वाली हो, तुम्हारे पास तो मधुर वाणी का भंडार है, तुम भला ऐसी दुख भरी या ऐसी वेदना भरी ऐसी वाणी तुम क्यों बोल रही हो, जरा बोलो तो, तूने क्या देख लिया है ऐसी कि तुम क्यों बावली सी हो गई हो। तो यहाँ मृदुल वैभव की रखवाली सी यानी तुलना करने से यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, और कोयल की आवाज में क्या है, कवि को क्या लग रहा है, एक दुख या पीड़ा भरी कसक। ठीक है, कसक किसको बोलते हैं, जब हमें किसी की रह रह कर याद आती है और हमें पीड़ा सताती है तो उसको कसक बोला जाता है। ठीक है, फिर देखो क्या हुई बावली, अरे तुम इस तरीके से बावली क्यों हुई जा रही हो, तुमने ऐसा क्या देख लिया है, तुम ऐसे पागलों जैसे क्यों चीख रही हो, अर्धरात्रि को चीखी, तुम भला इतनी कैसे पागल हो सकती हो कि तुम आधी रात को ही इस तरीके से चीख रही है। कोकिल जरा बोलो तो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम मुझे बताओ कि किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, तुम्हें भला कौन सी, तुमने ऐसी कोई दावा नल यानी जंगलों में लगने वाली आग, तुमने ऐसे कौन सी कोई जंगल की आग की यानी ज्वालाएं, तुमने क्या जंगल की आग की लपटें देख ली हैं जो तुम चीख चीख कर पुकार पुकार कर किसी को बुलाने के लिए इस तरीके से आधी रात्रि को तुम चीखने लगी हो, जरा कोकिल बोलो तो, तुम इस तरीके से अर्धरात्रि में क्यों चीखने लगी हो। अब यहाँ तो दावानल का मतलब जंगल की आग ही होता है, लेकिन यहाँ पे यानी बहुत बड़ा संकट, क्या तुमने किसी निहत्थे किसी को यानी निर्दोष को क्या तुमने शोषित होते हुए देख लिया है क्या, तुम कुछ तो बताओ, तुम इस तरीके से क्यों चीख रही हो। ठीक है, तो यहाँ कवि यहाँ पे है ना, कवि ने कोकिल को बावली क्यों कहा है या पागल क्यों कहा है। ठीक है, और दावानल का यहाँ क्या मतलब लिया गया है, या दावानल की ज्वालाएं से या क्या तात्पर्य है। ठीक है, फिर आगे और क्या पूछता है कवि कि क्या देख न सकती जंजीरों का ज्ञाना,
क्या तुम मुझे देख नहीं पा रही हो क्या कि किस तरीके से मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, या जंजीरों का गहना पहना हुआ मेरे, तुम कितने कष्ट मुझे, मैं भयंकर कष्टों में यहाँ पड़ा हूँ, क्या तुम मुझे देख नहीं रही हो? हथकड़ियाँ क्यों, क्या तुम्हें ये हथकड़ियाँ दिख नहीं रही है? ये ब्रिटिश राज का गहना है, मैंने राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया है, इसलिए मुझे ब्रिटिश राज ने यह गहना पहनाया। कौन सा गहना? यानी हथकड़ियों का। तो किस तरीके से मुझे हथकड़ियों में कैद करके रखा गया है। कोल्लू का चरक चूं जीवन की तान, यानी मेरे इस जीवन की तान बन गया। कौन सा? कोल्लू का चरक चूं। कोल्लू का चरक चूं होना यानी कोल्लू का बैल होना, यानी उसको कुछ भी दूसरा करने नहीं दिया जाता, केवल वो तेल से, जैसे तिलों से तेल निकालने के लिए वो कोल्लू चलाया जाता, तो वो बैल को ऐसे आंखों पे पट्टी बांध के उसको ऐसे घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, दिन रात उसे काम कराया जाता है। तो यहाँ कवि भी क्या कह रहा है कि मेरी भी स्थिति कैसे हो गई है? कोल्लू के चरक चूं के बाती हो गई है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बैल की जगह मुझे जोड़ दिया गया है, और मेरे से क्या करवाई है? गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और मेरे बैल की जगह मुझे जोत दिया है, और उसकी जगह गिट्टियां मेरे से तुड़वाई गई है, यानी पत्थर तुड़वाना। गिट्टियां पत्थर तुड़वाए हैं मेरे से ही। ठीक है, इस प्रकार मुझे तो बहुत अधिक क्या दिया है? बहुत अधिक अमानवीय कष्ट दिया है। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट यानी कोल्लू का जो चरसा होता है ना, वो जिसको ऐसे खींचने के लिए, जैसे ये इधर ऐसे ये इसको ऐसे चलाने के लिए आप कभी, अब तो जैसे इलेक्ट्रिक वाले आ गए हैं, इससे पहले वो ऐसे रस्सी से बंधे हुए होते थे, और ये जब घूमते हैं तब यहाँ पे वो कार्य होता था। ठीक है, तो मुझे भी क्या बना दिया है? कोल्लू का मोट यानी चरसा। ठीक है, तो और मेरे तो पेट पे क्या लगा दिया है? लगा पेट पर जुआ। चरसा खींचता लगा पेट पर, तो क्या लगा दिया है? जुआ लगा दिया गया है, यानी कोल्लू के बैल की जगह उसकी छाती पर क्या बांध दिया? जुआ बांध दिया। जो ना कोल्लू के जो बैल के गले में जो बांधा जाता है ना, उसको मेरी जुआ मेरे यानी छाती पे इसको बांध दिया गया है। ठीक है, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे फिर भी मैंने, अंग्रेजों ने मेरे ऊपर जितना दुर्व्यवहार किया है, मेरे ऊपर जितना अत्याचार किया है, मैंने तो उन ब्रिटिश के अकड़ का कुआं फिर भी मैंने तो क्या किया है? खाली ही किया है। ठीक है, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। दिन में करुणा तो जग नहीं पाती है, इसलिए तुम क्या कर रही हो? तुम मुझे रात्रि को मेरे ऊपर गजब यानी मेरे ऊपर आतंक, गजब ढा रही हो, नहीं मुझे मेरे ऊपर गजब का क्या कर रही हो? आतंक डाल रही हो, मुझे रोने पे मजबूर कर रही हो। दिन में तो करुणा तेरे में जगती नहीं है, तू तो रात में रुलाने वाली है। ठीक है, इसलिए यानी मैंने तो ब्रिटिश के अकड़ों की, फिर भी मैंने तो उनकी अकड़ ढीली की है। ढीली कैसे की है? उन्होंने मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए, लेकिन फिर भी मैं झुका नहीं। तो दिन में तो उनके ऊपर करुणा जगी नहीं, इसलिए तुम रात में रुलाने वाली मेरे ऊपर यह कहर डाल रही हो। ठीक है, आगे यहां तक समझ में आपको? और क्या पूछता है वो कि इस शांत समय में, चूंकि रात्रि का, दिन में तो वो हर समय हमारे ऊपर कहर डालते हैं, और इस रात्रि में तो इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही हो क्यों? यानी हे कोयल, तुम इस शांत समय में, इतना शांत समय है, तुम भला इसमें क्यों रो रही हो? क्यों इस अंधकार को भेद रही हो? अंधकार को भेदना यानी अंधकार को जैसे चीरना, जैसे ऐसे। ठीक है,
कोकिल बोलो तो जरा बोलो, चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज इस भांति तुम क्यों बोल रही हो। कोकिल बोलो तो तुम इस तरीके से चुपचाप और मधुर विद्रोह यानी इस विरोध के बीज यानी क्रांति के बीज तुम क्यों बोल रही हो, इस भांति क्यों बोल रही हो। जरा तुम बोलो, तुम क्या किसी का संदेशा लेके आई हो, किसी देशभक्त का संदेशा लाई हो। तुम भी काली यानी कोयल भी काली होती है, रजनी भी काली, रात्रि भी काली होती है, और शासन की करनी भी काली, और अंग्रेजी शासकों की जो शासन प्रक्रिया है वो भी कैसी है, काली है, क्रूर है, अत्याचारी है। तो उनकी शासन व्यवस्था को अच्छा थोड़ी कहा जा सकता है। तो काली लहर कल्पना काली, लहर भी काली ही आएगी और कल्पनाएं भी काली होती है, और मेरी काल कोठरी काली यानी मेरे को जिस जेल में रखा गया है वो जेल भी कैसी है, गहन काली। मेरी टोपी काली, कमली भी काली, मेरी लो श्रृंखला भी काली। कमली का मतलब यहाँ क्या है, कंबल। मैंने जो कंबल ओढ़ रखा वो भी काला, सब कुछ काला ही काला है। लो श्रृंखला यानी जो मुझे लोहे की जिस जंजीरों में जकड़ा हुआ है वो भी कैसी है, काली। और पहरे की हुंकृति, पहरे की हुंकृति, हुंकृति यानी हुंकार, जो कड़ा पहरा है ना वो ठक 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 ऐसे आवाज करते हुए फुंकारते हुए जो चलते हैं, नागियाली यानी नागिन। और ये इस नागिन की हुंकार, जो हुंकार का जो पहरा है, तिस पर है गाली ए आली, जो ये कैसा कर रही है, हमारे लिए गाली का काम कर रही है। कौन, इस पहरे की। अब नागिन या किसको बोला है, जो अंग्रेजी सिपाही हैं, जो सरकारी सिपाही हैं, जो उनके ऊपर पहरा देते हैं वो। ठीक है, तो इस पूरे में विशेषणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, यानी विशेषण का प्रयोग किया है। काली विशेषण का प्रयोग किस शासन के लिए, अंग्रेजी शासन के लिए। और किन किन अर्थों में किया गया है, तो काला रंग के रूप में, अन्यायपूर्ण, भयानक, ये सब किसके रूप में, यानी काली विशेषण, ये विशेषण शब्द का प्रयोग किस किस रूप में हुआ है। तो कोयल के रंग के लिए, अंग्रेजों के शासन के लिए, अपने टोपी और उनके कंबल के रंग के लिए, लो श्रृंखला की अन्यायपूर्ण उसके संकट सागर के लिए। ठीक है, तो और है कि यहाँ कवि ने कोयल को अपने बारे में क्या बताया है। ठीक है, फिर वो कहता है कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, ये जो हमारे ऊपर जो काला संकट का सागर आया हुआ है, मैं तो इस घोर और अन्याय और निराशा भरे वातावरण जो हमारे ऊपर आया है, तुम इस पे मरने के लिए क्यों मदमाती यानी क्यों दीवानी हो रही हो। कोकिल बोलो तो अपने तू तो इतने चमकीले गीत गाती है, तो क्यों कर हो तेराती। बोलो तो तुम इस तरीके से ऐसे रोने वाले गीत क्यों गा रही हो, इस तरीके से क्यों कर तेराती यानी इस तरीके से ये क्रांति की आग भड़काने वाले गीत तुम भला क्यों गा रही हो। ठीक है, तुझे मिली हरियाली डाली, और जबकि तुझे तो हरियाली डाली मिली हुई है, तुम तो पेड़ों पर बैठने वाली हो। ठीक है, जबकि तेरे भाग्य में तो इतना अच्छा है और मुझे नसीब कोठरी काली, जबकि मेरे नसीब में तो क्या है, ये काली कोठरी यानी मेरे नसीब में तो ये काली जेल ही लिखी हुई है। तेरा नभ भर में संचार, तुम पूरे आकाश में भ्रमण कर सकती हो, तुम पूरे आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र हो, जबकि मेरा तो 10 फुट का संसार, जबकि मेरी तो ये जेल 10 फुट की है। मैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही घूम सकता हूँ। तेरे गीत कहावे वाह, और तेरे गीतों पर तो लोग वाह वाह करते हैं। ठीक है, सब प्रशंसा करते हैं, जबकि रोना भी है मुझे गुनाह, जबकि मैं तो रो भी नहीं सकता हूँ। मेरा तो रोना भी यहाँ क्या है, पाप माना जाता है, गुनाह समझा जाता है, और मुझे कष्ट दिए जाते हैं मेरे रोने पर भी। देख विषमता तेरी मेरी, तुझमें और मुझमें देख विषमता, कितनी भिन्नता है हम दोनों में,
कितने अलग अलग हैं। ठीक है, बजा रही तिस पर रणबेरी, उस तू तो इतनी स्वतंत्र उड़ने को है, तत्पर है, फिर भी तू ये रणबेरी यानी ये क्रांति का बिगुल तू क्यों बजा रही है, तू ये क्रांति का स्वर क्यों उठा रही है। ठीक है, तुम क्यों स्वतंत्रता की ये ज्योति जगाना चाहती हैं। कोयल के माध्यम से कवि ने स्वतंत्रता को जगाने का यानी क्रांति का स्वर बजाने को प्रेरित किया है। ठीक है, आइए, हो गया ये कविता पूरी आपकी। सॉरी, इस हुंकृति पर यानी तुम्हारी इस हुंकृति पर, तुम्हारी इस हुंकार पर, जो तुम क्रांति का हुंकार भर रही हो अपनी कृति से, यानी तुम अपनी रचना से, अपने गान से, अपने गीत से, और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आशव किसमें भर दूं, भला मैं किसके, यानी तुम्हारे इस गीत गाने पर मैं मोहन के यानी महात्मा गांधी जी के लिए आया है। यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी, तो यहाँ मोहन यानी गांधी जी ने जो व्रत लिया था, हमारे देश को स्वतंत्रता कराने का जो संकल्प लिया था, व्रत लिया था यानी जो संकल्प लिया था, प्राणों का आशव यानी मैं ये इस प्राणों में, ये जो प्राणों की मदिरा है मैं किस में भर दूं, भला तुम बोलो तो, जरा मुझे बताओ तो मैं किस में ये ऐसा नशा भरूं जो तुम मुझे सुनाना चाहती हो, या जो महात्मा गांधी जी ने जो हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए हुंकार भरी थी, भला मैं किसको कहूं। यानी तू क्या चाहती है कि मैं अपने कविताओं के माध्यम से क्या मैं क्रांति का बिगुल बजाऊं, क्या तुम ऐसा चाहती हो। तो यहाँ कोयल और इसमें कवि में दोनों में कौन सी समानता है कि दोनों स्वतंत्रता चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, और आज़ादी कौन नहीं चाहता। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, यानी पराधीन जो व्यक्ति रहता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है। तो हर कोई स्वाधीन ही रहना चाहता है और हमें स्वाधीन भरा जीवन ही जीना चाहिए, किसी के भी पराधीन होकर तो जीना ही नहीं है। स्वाभिमान भरा और स्वाधीनता वाला जीवन जीना है, कवि ने यह संदेश दिया है। और प्रत्येक जन जन में भी वो तो आज़ादी का बिगुल बजाना चाहते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि कोयल की कूक सुनकर, प्रश्न आए हैं, प्रश्न अभ्यास देखिए कि कोयल की कूक सुनकर कवि ने क्या प्रतिक्रिया दी थी। कवि की क्या प्रतिक्रिया दी, तो कवि को ऐसा लग रहा था कि कोयल कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है, तो वो उनसे क्या कर रही है, वो उसके इस बोलने पर, उसके इस तरीके से दर्द भरे गीत को सुनकर कवि को ऐसा लगा कि वो मेरे इन दुखों को बांटना चाहती हैं, वो हमारे इस दुख को देखकर ही, हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार को देखकर ही वो इस तरीके से चीख रही है। ठीक है, फिर दूसरा है कि कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई, यानी कोयल क्यों बोल रही है, उसके लिए कवि ने कौन कौन सी संभावनाएं व्यक्त की हैं। तो एक तो यानी वो इन जो उसके ऊपर शोषण हो रहे हैं, जो कष्ट हो रहे हैं, उसके प्रति वो सहानुभूति जताने आई है, या फिर वो उसका दुख बांटने आई है। ठीक है, या फिर क्या करने आई है, या क्रांति का स्वर जगाने, या क्रांति का बिगुल बजाने, क्रांति का बिगुल, सॉरी, ठीक है, या क्या करने आई है, वो विद्रोह के बीज बोने आई है, विद्रोह के बीज बोने। ठीक है, यहाँ पे वो अलग अलग तरीके से कवि ने क्या किया है, संभावनाएं व्यक्त की हैं कि या तो ये करने आई है, या स्वतंत्रता की अलख जगाने। ठीक है, स्वतंत्रता की अलख जगाने, या किसका संदेश लेकर आई है, मोहनदास करमचंद गांधी, या मैं ऐसा लिख देती हूँ गांधी जी का संदेश लेकर आई है, गांधी जी का संदेश। कवि ने इस तरीके की यहाँ संभावना बताई है। फिर किस शासन की, प्रश्न संख्या तीसरा, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों।
तो किस शासन की? सीधी सी बात है, हमारे ऊपर शासन किसने किया था? अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने। तो यहाँ पे किसकी? ब्रिटिश शासन की तुलना, ब्रिटिश शासन की तुलना तम से यानी अंधेरे के प्रभाव से की गई है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार अंधेरा कैसा होता है? भयानक, खौफनाक होता है, यानी बहुत ज्यादा डर लगता है, कोई भी अंधेरे में जाना नहीं चाहता है, खौफनाक होता है। तो उसी प्रकार ब्रिटिश शासन भी कैसा था? भयंकर था। तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी। कौन सी? मानसिक और शारीरिक यातनाएं देते थे। तो वो एक तरीके से क्या था? वो भयानक ही था, जो अंधेरे के जितना भयानक और खौफनाक शासन था। इसलिए प्रश्न संख्या 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उनको शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से यातनाएं दी जाती थी, अमानवीय कठोर यातनाएं दी जाती थी, ठीक है। और उनको चोरों और डकैतों उनके बीच में रखा जाता था, जिनके लिए हर किसी को भी मारना काटना बहुत उनके लिए क्या था? बायां हाथ का था। जैसे थोड़ा लूटपाट के लिए, लुटेरे या डाकू कहने के बाद पीछे क्या बचता है? वो सोने चांदी के लिए लोगों को गला काटने में जरा भी हिचकते नहीं थे। तो उन लोगों के बीच में उनको रखा जाता था, और भोजन भी इतना कम दिया जाता था कि पेट भी नहीं बढ़ सकते थे। ना तो कैदी वहां रो भी नहीं सकते थे, यदि रोते तो भी उनको बेरहमी से मारा जाता था। और कोल्हू के बैल की भांति उनसे काम कराया जाता था, यानी पशुओं की जगह उनको जोतकर कुओं से पानी निकालने वगैरह का काम सारा बैल की जगह यानी पशुओं की जगह किनको? इन जो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले थे, भाग लिया था जिन्होंने, उनको कैदियों की भांति इस तरीके से अमानवीय अत्याचार किया जाता था, ठीक है। फिर भाव स्पष्ट करना है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। अब इसका भाव क्या है कि वैसे तो यानी कोयल का स्वर कैसा बोला जाता है? मधुर वाणी का बोला जाता, मधुर वाणी की वो ये साम्राज्ञी मानी जाती है। तो यदि कहीं पे भी अगर थोड़ी बहुत भी मधुरता या स्वरता बची है, कहीं पे दिखाई देती हैं, तो वो केवल कोयल के स्वर में ही होती है। और वो इतना वसंत में मधुर स्वरों को बोलने वाली आज कोयल इस तरीके से कठोर या इस तरीके से करुण आवाज में क्यों रुदन कर रही है, या ऐसा रोने जैसा गीत क्यों गा रही है? इस तरीके से पीड़ा भरी या वेदना भरी बोझ तले आवाज में इस तरीके से ये कोयल क्यों बोल रही है? ख है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यहाँ पे कवि ने का क्या भाव है कि जो अंग्रेजी शासकों के द्वारा जो कैदियों पर यातनाएं की जाती थी, उसके बारे में यहाँ कवि ने बताया है कि किन्होंने अंग्रेजी शासकों ने मेरे ऊपर बहुत असहनीय कष्ट दिए मुझे, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया? अपने पेट पर मैंने जुआ बांधकर, यानी बैल के गले में जो पट्टा बांधा था वो मेरे पेट पे यानी छाती पर बांधकर मैं उस कुएं में से पानी निकालने के लिए मैंने इस ब्रिटिशों के अकड़ के कुएं से पानी मैंने निकाला। यानी उनको फिर भी हमारे ऊपर रहम नहीं आता है, दिन में रहम नहीं कर पाते हैं। वो इस तरीके से पशु जैसा सख्त काम हमारे से ले रहा है कि इतना अत्याचार करके भी वो हमें झुका नहीं पा रहे हैं। मैंने तो फिर भी उनका अकड़ का कुआं ही खाली किया है। उनको, ब्रिटिश शासकों को ऐसा लगता है कि हम इनसे इस तरीके से अत्याचार करेंगे तो शायद ये हमारे प्रति या विरोध नहीं करे या स्वतंत्रता के प्रति ये इस तरीके से अलग नहीं जगाएंगे, इतना कठोर हम इनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे तब। लेकिन फिर भी हम तो स्वतंत्रता सेनानी हैं, हम उसकी इस अकड़ के आगे झुके नहीं है। हम उनके इन अमानवीय अत्याचार को भी हमने पशुओं की जगह जुतकर हमने इनके अकड़ के कुएं को हमने खाली करने का प्रयास किया है। फिर है प्रश्न छठा, देखिए, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा लगता है कि अर्धरात्रि में जब कोयल चीख रही है तो कवि को ऐसा लगता है कि जो हमारे ऊपर यानी जो अंग्रेजों के द्वारा जो भयंकर अत्याचार अमानवीय यातनाएं जो दे रहे हैं, उन यातनाओं को देखकर कोयल भी बहुत अधिक दुख से, कष्ट से भर गई है और वो उसके
आधी रात्रि को कभी कोयल बोलती नहीं है, लेकिन जो अंग्रेजी शासकों के द्वारा जो भारतीय जो युवा है या भारतीय जो स्वतंत्र सेनानी है उसके ऊपर जो जुल्म ढा रही है, उन जुल्म को देखकर कवि यानी कोयल का हृदय फट पड़ा और वो अर्धरात्रि को ही चीखने लगी है। फिर प्रश्न संख्या 7 है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। ईर्ष्या इसलिए हो रही है कि कवि स्वयं तो किसमें है, जेल में बंद है, केवल 10 फुट तक ही वो आ जा सकता है, जबकि कोयल तो इस पूरे आकाश में, उन्मुक्त आकाश में खुला वो उड़ सकती है, प्रत्येक डालियों पर वो झूम सकती है। ठीक है, कोयल तो स्वतंत्र है यानी आजाद है, जबकि कवि यहाँ पे बंदी है, इसलिए थोड़ा उसको लगता है। हालांकि दोनों में समानता यह है कि दोनों ही क्या चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, स्वाधीनता चाहते हैं। ठीक है, लेकिन कवि जेल में बंद है और कोयल बाहर है, इसलिए कवि को ईर्ष्या हो रही है। प्रश्न संख्या 8, कवि की स्मृति पटल पर यानी यादों पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृति अंकित है जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हुई है। यानी अब तक क्या हमारे भी जहन में आता है, तो कवि यानी कोयल कब बोलती है, वसंत ऋतु में, और वो भी कैसे बोलती है, मधुर वाणी में। तो हमें तो यही याद रहेगा, यदि हम कोयल को अर्धरात्रि में चीखते हुए हम सुनेंगे तो हमें एक बार के लिए तो इस तरीके से ऐसा ही होगा कि ये अपनी इस मधुर वाणी को क्यों नष्ट कर रही हैं। क्योंकि वो तो प्रकृति में जो वसंत ऋतु का जो नवजीवन का संदेश देता है, वो संदेश कोयल के माध्यम से हमें मिलता है, तो वो इसको क्यों नष्ट कर रही है, ऐसा कवि को लगता है। प्रश्न संख्या 9 देखिए कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। यानी जो देशभक्त होते हैं, जिनमें देशभक्ति की भावना होती है, जिसमें देश के लिए त्याग और समर्पण की भावना होती है, तो उनका वही होता है कि हम हंसते हंसते जो भी करना है हमें अपने देश के लिए करना है। तो कवि ने भी यहाँ अपनी स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्या चुना था, यानी देशभक्ति के, यानी जो देश के लिए राष्ट्रीय आंदोलन किया जा रहा था उसमें कवि ने भी भाग लिया था। ठीक है, तो भाग लिया था तो उनको जेलों में जाना पड़ा, और जो हथकड़ियाँ उनको पहनाई गई वो तो उनको क्या लग रही थी, उनको गहने यानी आभूषण के समान ही लग रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पे इन्होंने किसके लिए, हथकड़ियों के लिए गहना इसका उपमा का प्रयोग किया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखिए, काली तू ए आली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो इसमें क्या आया है, अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है, तो अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ यमक अलंकार भी है। ठीक है, जैसे काली के अर्थ में एक तो काला रंग के रूप में हुआ है, काले रंग में कहाँ का हुआ, कोयल के काले रंग के रूप में, या कवि की काली टोपी, काले कंबल के रूप में, या जो हथकड़ियाँ हैं उसका जो काले रंग की हैं उसके रूप में, और एक अन्याय के अर्थ में आया है। ठीक है, यानी शब्द की आवृत्ति होती है और अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। ठीक है, अब वहां अपन देखेंगे तो एक कहीं पे तो काली शब्द का काले रंग के रूप में हुआ है, और कहीं काली शब्द का अन्याय के अर्थ में हुआ है, और कहीं निराशा के अर्थ में हुआ, जैसे काली लहर है या कल्पनाएं काली है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अलग अलग शब्दों का अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयोग करने से यहाँ पे यमक अलंकार का चमत्कार दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 देखिए, काव्य सौंदर्य बताना आपको, जो कि मैंने पाठ के शुरुआत में भी बताया है कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। तो इसकी भाषा कैसी है, खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, और दावानल ज्वालाएं यानी तत्सम शब्दों का प्रयोग, तत्सम शब्दावली। ठीक है, और दावानल की ज्वालाएं अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बढ़ा चढ़ाकर किसका वर्णन किया है, दावानल की लपटों का, तो अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करे ना, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और यहाँ देखो प्रश्न चिन्ह आया है, तो आपको पहले भी बताया, जहां प्रश्न चिन्ह आता है तो वहां प्रश्नात्मक शैली या प्रश्नात्मक अलंकार। ठीक है,
तो ये जो असहनीय यातनाएं दी जा रही थी किनके द्वारा, अंग्रेजी शासकों के द्वारा, किनको, देशभक्तों को, तो उनके लिए जो ये दावानल की ज्वालाएं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, अंग्रेजी शासकों के लिए। ख है कि तेरे गीत कहवाए वा रोना भी है मुझे गुना, तेग विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणबेरी। यहाँ कवि ने किसके ऊपर, यानी कोयल के प्रति अपनी ईर्ष्या को व्यक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ठीक वैसे ही आपको बताना है, खड़ी बोली भाषा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है, यहाँ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ कवि अपने क्या व्यक्त कर रहा है कि तू तो अच्छे से बोलती है तो सब जगह तेरे को तो प्रशंसा मिलती है, जबकि मैं तो रोता हूँ तो भी मेरे लिए तो गुनाह बन जाता है। तो यहाँ क्या किया गया है, कोयल का एक तरीके से मानवीकरण भी किया गया है। ठीक है, और तेरी मेरी में या और किसमें, तेरी मेरी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो आप जब वीडियो को जब देखते हो तो आप साथ में नोटबुक लेके बैठा कीजिए, ताकि आप जो मैं बोलती हूँ आप उसको लिख सके। ठीक है, वैसे मेरा प्रयास रहेगा इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको PDF में अपलोड कर दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, रचना अभिव्यक्ति में देखिए, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है, क्योंकि कोयल ने ही दर्द भरी आवाज में या अर्धरात्रि को वो चीखी थी। रात्रि को कोई भी पक्षी बोलता नहीं है, आमतौर पर हम पक्षियों का चहकना सुबह में ही यानी प्रातः काल में ही सुनते हैं। तो यहाँ पे जो जिस तरीके से कोयल का मार्मिक स्वर अर्धरात्रि में जो कोयल ने बोला है ना, इसलिए उसने कोयल की बात ही की है। ठीक है, फिर आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानी और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या किया था, सरकार का विरोध किया था, यानी ब्रिटिश सरकार का विरोध किया था, इसलिए वो उस विरोध को दबाना चाहती थी और दबाने के लिए उसने उसका इस तरीके से व्यवहार किया। और जबकि अपराधियों के साथ उनके अपराध के कारण उनके साथ शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती हैं, ताकि वो अपने अपराध को कबूल कर सके और सच सच बता सके। तो इस तरीके से उन दोनों को एक साथ ही रखा जाता था और यातनाएं दी जाती थी। ठीक है, तो पूरा साथ में बने रहने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। आप कृपया इस वीडियो को औरों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये पहुँच सके और वो उनका फ़ायदा उठा सके।